वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, और हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आईपीओ बाज़ार की हलचल लेकर के। अब थोड़ी बहुत जो उम्मीदें बची हैं वो इसी सेगमेंट से बची हुई हैं। बाज़ार तो इस समय लोगों को जो है एक तरीके से बस खून के आंसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दर्द तो ऐसा ही है। अभी भी जो है अब 291 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए। सर, आईपीओ बाज़ार के लिए आपको आमंत्रित किया था, लेकिन बिना बाज़ार पे टिप्पणी करवाए आपको जाने देने का मन कर नहीं रहा है। पहली टिप्पणी बाज़ार पर ही जानना चाहेंगे। ये 291 अंक नीचे, आज 24,100 का भी लेवल टूट गया है। दिवाली से पहले सर और कितने पटाखे फूटेंगे? मतलब ये विदेशी कब तक लौटेंगे? विपुल जी, आ, माहौल अच्छा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जो वो ब्यूगल की बात करी, मुझे कोई 30-35 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। अमीन सयानी एक प्रोग्राम करते थे रेडियो सिलोन पे, जिसका नाम होता था बिना का गीत माला। और ये जो ब्यूगल का जो शब्द होता था, वो इसे अक्सर किया करते थे। और मैं ये प्रोग्राम का एक शागिर्द हुआ करता था। तो आज आप सुनकर वो प्रोग्राम याद आ गया जब वो हर बुधवार को ये शो किया करते थे। अरे सर, अब आ जाइए जी। अच्छा, अब आ जाइए बाजार पर। अगर आपको याद हो तो पिछले सप्ताह जब मैं शो पर आया था तो मैंने लोगों को कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहिए। इसमें कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी गिरावट आएगी। ये शुरू हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। कहने का तात्पर्य ये कि आज जो आप गिरावट देख रहे हो और सप्ताह के शुरुआत में भी आपने देखी, वो खत्म नहीं हुई है। कुछ और पेन मिड कैप स्मॉल कैप में बाकी है। तो अब भी ये देख कर कि आज बड़ी गिरावट हो गई, मान लीजिए सोमवार मंगलवार को बाजार थोड़ा बढ़ता है, तो वापस एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी समझकर मिड कैप स्मॉल कैप न लीजिए। दिवाली के आने वाले अवसर के लिए ये सबसे उचित जो कहते हैं टिप मेरी सभी दर्शकों के लिए रहेगी। किसी भी गिरावट में जो भर भर के हमारे पास सवाल आ रहे हैं ना सर, वो यही आ रहे हैं। एवरेज कर लें, एवरेज कर लें, एचएल में एवरेज कर लें, कोचिन में एवरेज कर लें, यहाँ एवरेज कर लें, वहाँ एवरेज कर लें। किसी भी गिरावट में खरीदारी की सलाह अरुण जी की तरफ से नहीं है। और अभी आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, धैर्य बनाना है और कुछ नहीं करना है। पिछली बार जब आपने कहा था प्रॉफिट बुक करने के लिए ना सर, मैं फिर कमेंट देखता हूँ, क्योंकि रात में जब घर पहुँचते हैं तो सोने से पहले क्या कुछ दिन भर का कार्यभार रहा उसके थोड़ा सा अवलोकन किया जाता है, कैसे शोज चल रहे हैं। लेकिन उनमें बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने तारीफ़ की। कुछ लोगों की टिप्पणियाँ ये भी थी कि सर प्रॉफिट होगा तब तो लॉस प्रॉफिट बुक करेंगे, ऊपर के लेवल पे लेकर के लॉस में ही बैठे हुए हैं, तो क्या लॉस बुक करें? तो ये मतलब बहुत लोगों ने हायर लेवल पे लिया हुआ है। कह रहे हैं अरुण जी कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट हो किसको रहा है जो प्रॉफिट बुक करें? कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? और सर एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा जी। इसी सप्ताह के शुरुआत में कोचिन शिपयार्ड का एक ओएफएस आया था, जिसमें कि फ्लोर था 1540। आज जो मौजूदा स्तर है वहां से करीब 190 रुपए नीचे 1355 रुपए के आसपास है। कि मतलब सरकार ने भी एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 190 रुपए उससे 2 दिन या 3 दिन के बाद मिल रहे हैं। जब ऐसा माहौल हो तो जल्दबाजी काहे की करनी बाजार में? बाजार कहीं पर भागकर छोड़कर अपने को नहीं जाएगा। अब आ जाइए, जो आपने एक टिप्पणी करी कि प्रॉफिट हो तो बुक करें। अगर आपको कमजोरी दिखती है और छोटा मोटा भी लॉस होता है, एक बार निकल जाइए। अगर आपने वही चीज 5-7% नीचे खरीदी तो वो भी तो एक तरह का आपका प्रॉफिट है। आपकी कॉस्ट नीचे हो गई और आपने उसमें लॉस नहीं किया। ये महत्वपूर्ण बात कही आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलिए सर, अब जरा आईपीओ बाजार पे फोकस करते हैं। हालांकि बाजार की स्थिति ऐसी थी तो मैंने सोचा कि आपकी टिप्पणी आनी काफ़ी आवश्यक है, लेकिन आईपीओ बाजार में अभी भी हलचल जो है वो बरकरार है और यहीं से कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। सेकेंडरी मार्केट में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जिस पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ जाए। शौर्य हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़े हुए हैं। शौर्य बताइए, आज से एक और आईपीओ खुला है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें
और अपने क्षेत्र की काफ़ी अच्छी कंपनी है। जी। इसके ज़रा फंडामेंटल्स को डिस्कस कीजिए और फिर अरुण जी के पास चलेंगे, क्योंकि अरुण जी के पास और ज़्यादा कुछ इंसाइट रहती है, वो समझने की कोशिश करेंगे। जी, एफकॉन्स कंपनी खुली है, शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप की बड़ी कंपनी है, तो इस पर काफ़ी एंटिसिपेटेड था। लेकिन वही बात है, मार्केट का असर नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से खाली 8% ही भरी है और ग्रे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो अभी वो जो है पहले 16% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, जो अब गिर के खाली 10% से भी कम का बचा है। कंपनी की बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में है। इसे कारोबार को 5 तरह से डिवाइड करा गया है। मेरीन इंडस्ट्रियल, जिसमें पोर्ट्स और जेट्स बनाते हैं, फिर उसके अलावा सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसमें हाईवे रोड्स आते हैं, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो अंडरग्राउंड और ऑयल एंड गैस का भी आता है। अगर कंपनी के नंबर्स पर नजर डालें कुछ फाइनेंशियल्स, तो इनके पास अभी 31,700 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसमें से 70% ऑर्डर आता है गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट के ऊपर अच्छी खासी डिपेंडेंसी है। और पिछले 11 साल की बात करें तो कंपनी ने 56,000 करोड़ के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर दिया। इनके मेजर ऑर्डर्स में घाना का पूरा रेल प्रोजेक्ट भी आता है, चेनाब ब्रिज आते हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। और कंपनी का इस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में, कॉम्प्लेक्स बिजनेस में एग्जीक्यूट करना जो है वो ब्रोकर्स को पसंद आ रही है चीज़। अगर इनके वैल्यूएशन पर नजर डालें तो उसका वैल्यूएशन पी है 36 के आसपास का, 35 का, और इतना है जो एल&टी का भी पी है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है कम। अगर आप इसकी रेवेन्यू ग्रोथ पर नजर डालें तो वो रही है 9% की, 9.78% की, लेकिन एल&टी की रही है 11.8% की। तो अगर आप रेवेन्यू के आधार पर देखेंगे तो लगेगा कि इतनी अच्छी तेजी नहीं है, लेकिन कंपनी के ROCE और EBITDA मार्जिन सबसे अच्छे हैं। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 20% का, और वो जिससे बताता है कंपनी का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी फोकस है। उसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी अपने आप को नॉलेज मैनेजमेंट और जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं उससे काफ़ी जल्दी सीख के और एग्जीक्यूशन में इंप्रूव करने पर लगातार फोकस करती रहती है। और अगर इसके इसी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के अच्छे हैं, और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो पैट में नजर डालें तो वो एल&टी से ज़्यादा तेज़ ग्रो हुआ है। इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है 2 साल में 12.14% के कैगर से, वहीं एल&टी का ग्रो हुआ है 8.67 के कैगर से। चलिए, काफ़ी जानकारी आपने दे दी। और जो आप कह रहे थे ग्रे मार्केट में सिर्फ अब 10% का प्रीमियम बचा है, ऐसे बाज़ार में प्रीमियम बचा है, ये बड़ी खबर है कि जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें भी प्रीमियम मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। कि यार हालांकि सेंटीमेंट बदलने में समय लगता नहीं है, जब तक इसकी लिस्टिंग होगी हो सकता है पूरे हालात बदल जाएं। KR चौकसी फिनसर्व का कहना है सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट सब्सक्राइब करें और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। अरिहंत कैपिटल का मानना है सब्सक्राइब करें। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का मानना है सब्सक्राइब करें। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? और इसकी एक साथ जो एक सबसे बड़ा एक जो शब्द जुड़ा हुआ है, ये जो सबसे बड़ा पुल, ऊंचा पुल बन रहा है भारत में, बना हुआ है, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है एफकॉन्स ने। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एफकॉन्स को लेकर के? विपुल जी, सबसे पहले ये जो ब्रिज है ये बन चुका है, ये ब्रिज तैयार है, लेकिन ये जो रेलवे लाइन है इसमें कुछ सेक्शन में अभी तक काम जारी है, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये जो जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज है ये प्लेन्स को जोड़ेगा घाटी से, और विश्व भर में रेलवे पुल का ये सबसे ऊंचा ब्रिज है। मुझे ये ब्रिज देखने का सौभाग्य मिला था, और मैं ये कह सकता हूं कि जब आप इस ब्रिज के ऊपर खड़े रहते हो तो आपको वाकई में गर्व होता है कि आप भारतीय हो और एक भारत की कंपनी ने इस ब्रिज का निर्माण किया है। खुशी होती है। इसी के तरह अगर आप और इसके प्रोजेक्ट देखें, एक जैसे अटल टनल है, दूसरा इसकी जो खासियत है वो होती है टनल बोरिंग में। ये टनल बोरिंग करती है, कई सारे इसने प्रोजेक्ट किए हैं। कलकत्ते का मेट्रो जो नदी को एक साइड से लेके दूसरे साइड को जाती है वो इन्होंने किया है। जो बंबई के पास बंबई नागपुर हाईवे एक्सप्रेसवे जो बना है, समृद्धि एक्सप्रेस, उसमें ये इन्होंने टनल का काम किया है। और अब जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम हो रहा है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल का भी एक काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि कंपनी में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अवश्य अप्लाई करिए, उसके अंदर में आपको फायदा अवश्य मिलेगा। जहां तक ग्रे मार्केट का सवाल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ कम हो गया है, लेकिन अगर आपका नजरिया मिड टर्म का है तो ग्रे मार्केट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अप्लाई कीजिए, पैसे बनेंगे। अप्लाई कीजिए, पैसे बनेंगे।
वैल्यूएशन अच्छी लग रही सर आपको? सर वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करने के लिए क्षमता ज्यादा चाहिए। टर्नओवर हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो, जैसे कि शौर्य ने बताया कि लार्सन से इसकी ग्रोथ कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में कंपटीशन कम होता है, लेकिन अगर आपके पास काबिलियत है तो ही आपको वो प्रोजेक्ट मिलता है। एक चीज और कहूंगा एफकॉन्स के बारे में कि इनके जो प्रोजेक्ट्स है ये बिफोर शेड्यूल उनको पूरा करते हैं, जिससे कि जो बोनस मिलता है सरकारी प्रोजेक्ट में वो भी इनको फायदा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस कंपनी के बारे में तो आगे बातचीत भी करेंगे, और किस तरीके का ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो हमने बताई दी, लेकिन आपका अनुभव क्या रहा सर जब आप पहुंचे उस पोल के ऊपर, और किस तरह का अनुभव था, थोड़ा सा वो शेयर करेंगे क्या 10 सेकंड में, अगर आप शेयर कर सके तो? बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि ब्रिज की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, रिवर बेड से ये करीब 1000 फुट की ऊंचाई पर है, लेकिन जो आपको उस ब्रिज पर जाने के बाद जो फीलिंग आती है कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, हवा आती है, और इस एरिया में जो हवा आती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसके बावजूद ये ब्रिज ये सभी प्रेशर को सस्टेन कर सकती है। जहां तक मेरा अनुमान है ये कहा गया था कि कुछ 150 किलोमीटर की रफ्तार पर भी अगर विंड आता है तो इस पे यातायात का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इस ब्रिज पर 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन आती जाती है। ये सब देखकर ऐसा अचंभा सा लगता है कि ये क्या बना है। अद्भुत, बिल्कुल सही और बात है। एक चीज और एक आखिरी चीज कह दूं कि क्योंकि जम्मू क्षेत्र थोड़ा सा विवादित क्षेत्र है, थोड़ी वहां पे हिंसा की घटना होती रहती है। ये ब्रिज पर मिसाइल, रॉकेट, ये सब के ब्लास्ट के कुछ भी ये सब ऐसे घटनाएं हो जाए, इस ब्रिज को कोई आंच नहीं आएगी। ये सब चीज को विथस्टैंड कर सकता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इतना शानदार और इतना बड़ा पुल जो है वो भारत का हिस्सा बन रहा है, और ये निश्चित रूप से जैसा आपने शुरुआत में कहा कि एक भारतीय होने पे गर्व होता है, तो इस तरह की अचीवमेंट्स जो है वो इस कंपनी की जो है आधारशिला है। तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर मानना है यहाँ पर अरुण जी का कि आप निवेशित रहिए, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट से घबराए नहीं। बाजार की स्थिति ऐसी, बाजार के उतार चढ़ाव में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लंबी अवधि के लिए भी निवेश करते हैं तो आपके पैसे बनेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अप्लाई करने की सलाह अरुण केजरीवाल जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आईपीओ खुला हुआ है, अभी तक वहाँ पर रिस्पांस में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है गोदावरी में। जी, इन शॉर्ट कह सकते हैं भर गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। गोदावरी रिफाइनरीज पूरी तरह भर गया है 1.44 टाइम्स, और अभी रिसेंटली बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि जब हमने ग्राफिक्स बनाए थे उस टाइम तक आईपीओ पूरी तरह नहीं भरा था। इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन हो गया 1.46 टाइम, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 0.55 टाइम्स, और क्यूआईबी ने 2 गुना सब्सक्राइब करते हुए नजर आया है। यहाँ पे अगर ग्रे मार्केट में नजर डालें तो ग्रे मार्केट में भी खाली 5% से भी कम का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 से 5 के बीच में भी गेम मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है परसेंट में टर्म। ठीक सर, गोदावरी बायो रिफाइनरीज 2 दिन तो बड़ी सुस्ती रही, आज जो है फाइनली बढ़ गया है, पूरी तरीके से भर चुका है ये आईपीओ, और रिटेल हिस्सा करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गोदावरी बायो रिफाइनरीज को लेकर के? पैसे लगाएं या अभी अवॉइड करें? अगर आपका मकसद इसमें लिस्टिंग गेन के लिए है तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि लंबे अवधि के लिए मुझे पैसा डालना है तो जल्दबाजी क्यों करते हैं, लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि आपको पैसा डालना है कि नहीं। जो कंपनी का प्रदर्शन है फाइनेंशियल फ्रंट पर वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था। इसको लेकर ये जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा नरम है, और क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन के बेस के ऊपर ये सब्सक्राइब हुआ है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई न करें, लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के बाद तय करें कि आपको निवेश करना है कि नहीं। लिस्टिंग के बाद तय करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह है।
वो डायरेक्ट बोला नहीं अरुण जी ने, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब यही है कि अवॉइड करिए इसको। जो कुछ होगा वो लिस्टिंग के बाद देखा जाएगा कि पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। तो आपके लिए अभी तक एफकॉन्स में जो है निवेश की सलाह है, यहाँ पर अवॉइड की सलाह है, और जो लिस्टिंग होने वाली है सोमवार को जरा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। शौर्य, क्या कुछ फाइनल नंबर्स रहे थे, जरा फिर फटाफट बताइए, फिर जरा हम अरुण जी से डिस्कस करें। जी, अगर वारे की नजर डालें तो टोटल 80 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, टोटल 79.44 टाइम्स। रिटेल कंपेरेटिवली कम रहा, 11 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 65 टाइम्स और QIB 215 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, मार्केट में कुछ चल रहा हो, IPO में कुछ चल रहा हो, यहाँ अभी भी 96% ग्रे मार्केट में प्रीमियम बना हुआ है। सर, वारी एनर्जीज काफ़ी शानदार रिस्पांस मिला है, 80 गुना सब्सक्राइब हुआ है, ग्रे मार्केट में 100% के आसपास जो है वो प्रीमियम मिल रहा है। लिस्टिंग में जिन लोगों को IPO अभी तो अलॉटमेंट चल रहा है, कुछ लोगों को अभी तक भी क्लैरिटी नहीं उनको मिला कि नहीं मिला, लेकिन ठीक है, आज रात तक क्लियर हो जाएगा। मंडे क्या करना चाहिए सर वारी एनर्जीज में? अगर आपने अप्लाई किया है लिस्टिंग गेन के लिए और दिवाली के अवसर पर या दिवाली के 2-3 दिन पहले अगर आपको शेयर लगते हैं तो जो लिस्टिंग गेन मिलता है वो ले लीजिए, बुक कीजिए। बाजार कहाँ जाएगा उसके बाद किसी को पता नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो 95-100% के बीच में लिस्टिंग गेन है, ये बहुत ज्यादा शेयरों में नहीं मिलता। ये एक अच्छा गेन माना जाएगा और प्रॉफिट लेकर बैठिए, फिर डिसाइड कीजिए दिवाली में कहाँ खर्च करना है। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो। दूसरा सर, दीपक बिल्डर्स पर भी जरा टिप्पणी आपकी चाहेंगे। दीपक बिल्डर्स में भी क्या यही स्ट्रेटजी रहेगी या फिर कुछ अलग आप सजेस्ट करेंगे दीपक बिल्डर्स को लेकर के? सर, दीपक बिल्डर्स के मैनेजमेंट को मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो इस कंपनी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब जानकारी पूरी ना हो तो कमेंट करना उचित नहीं होता। ठीक। और अपने दर्शकों को सभी बता दें कि अरुण जी उन्हीं मैनेजमेंट पे, उन्हीं कंपनियों पे टिप्पणी करते हैं जहां पर वो खुद जब तक खंगाल नहीं लेते हैं, जा करके प्लांट विजिट करके मैनेजमेंट से बात कर नहीं लेते, तब तक उनसे टिप्पणी लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने बातचीत नहीं की है, तो इसलिए वो टिप्पणी देना नहीं चाहते हैं। तो अब इस सेगमेंट में मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी के साथ स्पष्ट हो गया है। एफकॉन्स के अंदर आज पहला दिन है, पैसे अगर आपके पास हैं दिवाली के पटाखे और मिठाई के लिए, क्योंकि पता नहीं बहुत लोगों की सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। हालांकि बहुत ज़्यादातर लोग जो है हो सकता है सैलरी आ जाए आपकी 31 तक से पहले, क्योंकि मैनेजमेंट भी कई बार पैसे पहले से रिलीज़ कर देती, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अवॉइड करने की सलाह है गोदावरी को, और यहाँ पर जो अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है वारी में, दीपक में, तो फिर लिस्टिंग के दिन ले लीजिए। कम से कम वारी के अंदर दीपक पे फिलहाल कोई राय नहीं है। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते उम्मीद करते हैं आपका समय मिलेगा तो फिर और डिटेल में, इस बाज़ार ने तो बहुत परेशान कर रखा है, थोड़ा बाज़ार पे भी आपसे चर्चा करनी है, तो जब आपका समय थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विपुल जी जाने के पहले मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है कि भारतवर्ष के सबसे बड़े IPO पे आपने एक सवाल नहीं पूछा और न ही आपके भारतवर्ष के सबसे बड़े IPO पर जो आपने कहा था वो 100% सच साबित हुआ। भारतवर्ष के सबसे बड़े IPO पर रिटेल लोगों ने जो है, रिटेल निवेशकों ने उसकी कलई खोल दी। तो मैं चाहूँगा कि सर बिल्कुल जो है, ये मेरी गलती है, मुझे लगा कि आपको थोड़ा व्यस्तता ना हो, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बिल्कुल जी सर हुंडई पे। बट मुझे याद आता है कि जब आपने इस कंपनी के बारे में पूछा था तो मैंने कहा था जो सबसे बड़ी शिकायत इन्वेस्टर की होती कि मुझे शेयर नहीं मिलता, तो जिसने अप्लाई किया उसे शेयर मिला और उतना मिला जितना कि उसने अप्लाई किया। और दूसरा मैंने कहा था, दूसरा मैंने कहा था कि आपको पहले दिन 5 से 7% ये शेयर सस्ता मिलेगा, तो वो 5 से 7% भी सस्ता मिला और मेरे ख्याल से आज भी वही 5-6% के आसपास सस्ता शेयर मिल रहा है। अब आज मैं सिर्फ एक टिप्पणी इसमें और करना चाहता हूं कि इसमें जो नया ट्रिगर पॉजिटिव फैक्टर कुछ भी आएगा, वो आएगा जब आपके बाजार में आप ये देखेंगे कि नए तिमाही के नतीजे आएंगे, मतलब जो
सितंबर के तिमाही के नतीजे हैं, ये कंपनी को 21 दिन में देने होंगे लिस्टिंग के बाद। तो आपको आप ये समझिए नवंबर के तीसरे सप्ताह में ये नंबर आएंगे। इसके बाद में एक पॉजिटिव इसमें इम्पैक्ट आएगा कि दिसंबर या मार्च के क्वार्टर में ये कुछ इंडाइसिस में शामिल होगा, जिससे कि कुछ फॉरेन फंड की बाइंग आएगी। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। और आखिरी में जो कंपनी ने 5 नए ईवी के मॉडल मार्च 25 के पहले लाने की घोषणा करी है, वो जब आएंगे तो इसमें कुछ रुचि आ सकती है। तब तक जिसे कहते हैं कि हुंडई में नई रुचि नहीं बनेगी। आप और मैं सभी निवेशक देखते रहेंगे कि कब हुंडई की गाड़ी चलेगी। तो सर ये क्या मतलब इसमें अभी जिनका इंटरेस्ट है वो पैसे लगाएं या अभी वेट करना चाहिए जब तक ये सारे इवेंट अनफोल्ड नहीं होते? देखिए, इवेंट्स अनफोल्ड हो जाएंगे तो इसका भाव बढ़ जाएगा। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखकर ये जो 1800 के आसपास नीचे में आके सपोर्ट लेता है, उस लेवल के आसपास आप इसमें थोड़ी छोटी छोटी निवेश कर सकते हैं। और जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहना चाहिए, है ना? सर, ऊपर में फंसे हुए तो खाली इशू प्राइस ही हो सकती है। हाँ, वही शेयर 1960 के हाँ, 1960 के जिन्होंने ऊपर आईपीओ में नहीं अप्लाई किया था। बिल्कुल। और जो मैंने कहा था कि शायद कंपनी को लालच आकर 200 रुपए उन्होंने भाव बढ़ा दिए, 1960 में से आप 200 निकाल दो तो 1760 आता है। इसका मतलब सभी कुछ 1760 और 1800 के बीच में प्राइस आ जाती है, जहां पर आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप नया निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते जब आपका वक्त मिलेगा तो और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा विस्तार से इन तमाम पहलुओं में बात करेंगे। शौर्य, आपका भी धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।